completely new chapter, right? So let's start with understanding of partnerships. You know that what are the kinds of partnerships and what are the kind of question that we may expect from partnerships. तो क्या होती है पार्टनरशिप्स? कॉमर्स वाले बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे यहाँ पे. Yes, so good. So what is a partnership? क्या when क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं. कौन? Partners. Two or more persons. So what is a partnership? When two or more persons come together and agree to do a business, and they also agree to share the profit or losses in a predetermined ratio. I mean that is the basic definition कि भाई पार्टनरशिप किसको बोलते हैं? जब दो या दो से ज्यादा लोग आते हैं और ये बोलते हैं कि अपन ये काम करेंगे और जो प्रॉफिट होगा अपन इस हिसाब से बांट लेंगे, या नुकसान हुआ तो अपन इस हिसाब से बांट लेंगे. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं. राइट. नाउ वैसे तो पार्टनरशिप जब होती है इन रियलिटी तो हम एग्रीमेंट करते हैं. ठीक है. उस एग्रीमेंट में सारी चीजें लिखी होती हैं. इक्विटी स्टेक किसका कितना शेयर है वो सब भी लिखा होता है. और कई बार क्या होता है कि सिर्फ काम करने के नाम पे भी कोई सैलरी या परसेंटेज मांग लेता है कि भाई प्रॉफिट का मैं 10% लूंगा क्योंकि मैं नौकरी कर रहा हूं और बचा हुआ जो पैसा है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. राइट. नाउ दिस इज हाउ इट रियली हैपेंस. Now let us just start this topic by once again taking an example, a very simple example, and then we'll try to figure out what are the nuances of this question. So let's say there are two people. We'll start with an easier question. Let's say there are two people, A and B. दो लोग हैं, A और B. तो मान लेते हैं एक बिजनेस स्टार्ट किया. A ने रुपए लगाए 200 और B ने रुपए लगाए 300. So A invested rupees 200 and B invested rupees 300. Now, at the end of the year, the profit was, let us say, 50 rupees. The profit was 50 rupees. तो बताओ A को कितना प्रॉफिट मिलेगा और B को कितना प्रॉफिट मिलेगा? है 20 and 30. ये कैसे पता चला आपको? So profit is distributed in the ratio of investments or in the ratio of capital. तो अगर मान लो रेशियो का क्या मतलब है? मान लो ये 200 रुपए है तो ये 300 रुपए है. तो रेशियो का मतलब होता है ये, यानी रेशियो कितना है इन्वेस्टमेंट का? 2:3. अब मुझे 50 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. यही बात है. इसको दो तरीके से किया जा सकता है. एक तरीका क्या होता है? अगर ए को 2 रुपए मिलेंगे कितने में से? 5 में से. अगर 5 रुपए है तो ए को 2 रुपए मिलेंगे. बट टोटल में कितने रुपए हैं मेरे पास? 50. तो इंटू 50 कर सकते हैं. या फिर इसको यूनिटरी मेथड से 5 रुपए होते तो मेरे को 2 रुपए मिलते, लेकिन कितने रुपए हैं मेरे पास? टोटल 50. तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? दिस इज अ यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस. इसको एक्स मान सकते हैं. तो ये क्या बनेगा मेरा? 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 50. तो एक्स की वैल्यू अपन कर सकते हैं 2/5 इंटू 50, जो कि यहाँ पे आ गया. समझ में आ रही बात? सो दिस इज सिमिलरली बी को कितना मिलेगा? 3 रुपए मिलेंगे. कितने में से? 5 में से. लेकिन है कितने रुपए? 50. तो आउट ऑफ, यानी तो फिर लिखने के लिए इंटू 50. सो व्हेन यू सॉल्व दिस, दिस गोस 10, सो दिस बिकम्स 20 एंड दिस गोस 10, दिस बिकम्स 30. एक तरीका तो सॉल्व करने का ये है. क्या करा है हमने? बेसिकली 50 को हमने 2:3 में डिवाइड किया. दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ डिवाइडिंग 50 इन द रेशियो ऑफ 2:3. व्हाट इज द अदर वे ऑफ डिवाइडिंग 50 इन द रेशियो ऑफ 2:3? द अदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज दिस. मान लो 50 है, मुझे दो हिस्सों में बांटना है, 2 and 3 में. तो रेशियो का क्या मतलब होता है? रेशियो का मतलब होता है अगर ये 2 रुपए हैं तो ये 3 रुपए हैं. क्या मतलब है? अगर ये 2 रुपए हैं तो ये 3 रुपए. अगर, लेकिन असलियत में 20-30 भी हो सकता था, 200-300 भी हो सकता था, 4-6 भी हो सकता था. सो व्हेनेवर यू हैव टू टेक द रियल वैल्यू, हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेते हैं 2x एंड x क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है ओरिजिनली ये हमें पता नहीं 200 था और 300 था तो भी तो रेशियो मेरा 2:3 आएगा. अगर ये 4 होता और ये 6 होता तो भी रेशियो 2:3 आता. मान लेते हैं 400 होता और 600 होता तो भी रेशियो कितना आता? 2:3. अब क्या था हमें पता नहीं, लेकिन जो भी था वो कैंसिल हुआ था, तभी 2:3 आया था. तो अगर हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर ले लेता हूं, ताकि जब हम रेशियो निकालते हैं तो जो कॉमन चीज था वो कैंसिल हो गया होगा. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर. ये वो चीज है जो कैंसिल करने के बाद हमारा रेशियो
बना होगा। सो लेट अस कम बैक, 50 था इन द रेशियो ऑफ 2:3, एक्चुअल वैल्यू 2x और एक्चुअल वैल्यू 3x। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 50 बनना चाहिए, इन दोनों टुकड़ों को ऐड कर दूं तो कितना बनेगा 50, क्योंकि 50 को ही तो तोड़ा था, तो इसका मतलब है 5x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 10। सो दिस 10 इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सो फर्स्ट वैल्यू वाज 2x, तो 2 into 10 एंड सेकेंड वाज 3 into 10, तो पहले वैल्यू हो गई 20, दूसरी वैल्यू हो गई 30। ये दो मेथड है किसी नंबर को दो हिस्सों में डिवाइड करने के। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? नो प्रॉब्लम, नो। सो वी नीड टू डिवाइड the profit in the ratio of capital employed, in the ratio of capital employed. So what is the capital employed here? 200 and 300. Now whenever we are saying something like this, जब भी हम ऐसी कोई बात करते हैं, हम एक बात assume कर रहे हैं। बताओ क्या बात assume कर रहे हैं? ना वो तो ले ही रहे हैं, assume क्या कर रहे हैं? वो तो मान ही लिए कि भाई तेरे को 20 रुपए मिलेंगे, मेरे को 30 रुपए मिलेंगे, या उल्टा मिलेगा, जो भी है। Whenever we are solving our questions like this, there is certain thing जो हम मान रहे हैं बिना बताए। क्या चीज मान रहे हैं? The assumption is the time period for which the money is invested is same. इसका मतलब है जिस दिन मैंने 200 रुपए लगाए थे, उसी दिन आपने भी 200 300 रुपए लगाए, इसका ये मतलब है। हरी बात समझ? ऐसा नहीं है कि मैंने तो जनवरी में लगाया और आप दिसंबर में लगाओ 2 दिन पहले और बोले ले आधा आधा दे पैसे, ऐसे होएगा? नहीं होगा। एजम्पशन क्या है? द टाइम फॉर विच द मनी वॉज इन्वेस्टेड इज सेम, यानी जितने समय के लिए ए का 200 रुपए बिजनेस में लगा, उतने ही समय के लिए बी का भी 300 रुपए बिजनेस में लगा। तो इस केस में हमारा क्या वेरी कर रहा है? मनी वेरी कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मनी चेंज हो रहा है, ठीक है। और टाइम क्या है? फिक्स। टाइम क्या है? फिक्स। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप, क्योंकि बहुत सिंपल है ये। सिंपल क्यों है? क्योंकि सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसके बेसिस पे? कैपिटल। कोई दिक्कत है इसमें? है? लेट अस जस्ट टेक अनदर एग्जांपल। मान लेते हैं ए है और बी है। हाँ भाई पारुल, क्या एक्सपेरिमेंट कर रही है तू? जा, अब नहीं कर। सॉरी सर। अच्छा कोई नहीं, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। दिख रहा है? रिफ्लेक्शन पड़ रही है अभी भी? ओके। अब मान लेते हैं ए ने 200 रुपए लगाए और बी ने भी 200 रुपए लगाए। मान लेते हैं इसने जनवरी में लगाया और इसने जुलाई में लगाया, स्टार्टिंग में, ठीक है। और इस केस में मान लेते हैं हमारे पास 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का? 60 रुपए का। कितना कितना बांटोगे? है ए का ईयर एंडिंग कब होगा? ओके। हाँ, अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, जो कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं? हाँ, मतलब पढ़ते नहीं है, प्रैक्टिकली भी यही होता है इंडिया में। जो क्लोजिंग होती है हम 31 मार्च को कर देते हैं और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से अगले साल के मार्च तक होता है। लेकिन दुनिया भर में जो ट्रेंड है वो ये है, जनवरी से हमारा स्टार्ट, जो जो फाइनेंशियल ईयर है और जो कैलेंडर ईयर है वो सेम होता है, ठीक है। इंडिया में भी कोशिश हुई थी मोदी सरकार द्वारा कि हमारा भी जो फाइनेंशियल ईयर है वही कैलेंडर ईयर बन जाए। अभी पता नहीं कहाँ पे पोजीशन पहुंची है। एज ऑफ टुडे वी आर नॉट श्योर हाउ फार इट हैज रीच्ड, बट यस वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। नाउ ऑल द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डू for competitive exams or for the purpose of solving here, we need to assume our year to be calendar year, January to December। ये हमारा assumption होगा जनरली, क्योंकि ये जो किताबें हैं काफी सारी हमने नकल वकल मार रखी है विदेशों से। हमारे सारे टेस्ट फॉरेन के टेस्ट से कंपेयर कर सकते हो आप। एंड देयरफॉर द स्टैंडर्ड व्हिच इज वर्ल्ड वाइड वी आर फॉलोइंग हियर एज वेल। तो हम क्या मानेंगे? जनवरी से दिसंबर। अच्छा अब बताओ क्या करना है?
2:1, क्योंकि ए का पैसा कितने टाइम के लिए लगा रहा, जनवरी में लगाया तो कितने महीने के लिए रहा, 12 महीने हैं। गैप मतलब तूने 1 जनवरी पैसा लगाया, 31 दिसंबर को खत्म किया, कितना टाइम हो गया। हाँ तो मैं तो फिलहाल एक ही बात पूछ रहा हूँ ना, ए ने कितने महीने पैसा लगाया और बी ने 6 महीने, समझ में आ रहा है, बी ने 6। अब इसमें देखो, इस केस में क्या हुआ, पैसे सेम है और टाइम पीरियड वेरी कर, पैसे सेम है, टाइम पीरियड वेरी। अब जो प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस रेशियो में होना चाहिए, टाइम पीरियड के रेशियो, बिकॉज क्या चेंज हो रहा है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का रेशियो कितना है, 2:1। तो 60 रुपए को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 2:1। तो ये बनेगा 2/3 इंटू 60 और ये बनेगा 1/3 इंटू 60। तो ये बनेगा 40 रुपए और ये बनेगा 20 रुपए। इवन दिस इज नोन एज सिंपल पार्टनरशिप्स। तो सिंपल पार्टनरशिप्स का बेसिक मतलब होता है कि दो चीजों पे डिपेंड करता है कि हमें कितने पैसे मिलेंगे, कितना पैसा लगाया बिजनेस में और कितने समय के लिए लगाया। सो दीज टू आर पैरामीटर्स ऑन विच आवर प्रॉफिटेबिलिटी इज डिटरमाइंड। अगर इनमें से कोई भी एक पैरामीटर फिक्स है, चाहे पैसे फिक्स हैं चाहे टाइम फिक्स है, तो जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो पैरामीटर जो चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे होगा। यानी अगर टाइम फिक्स है तो जिसने जितना पैसा लगाया उस रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलेगा, और अगर पैसा फिक्स है तो जिसने जितने टाइम के लिए पैसा लगाया उसको उतना प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। ये बात समझ में आती है, क्लियर है सभी को। सिंपल पार्टनरशिप दोबारा बता दूं, ध्यान नहीं दिया, कहां चला गया था, उधर ओ तेरे की। ठीक है, तो सिंपल पार्टनरशिप क्या होता है, या जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो जो प्रॉफिट का होता है हिसाब किताब, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स और भी चीजों पे डिपेंड करता है, बट प्राइमरली दो चीजों पे डिपेंड करता है। आपने कितना पैसा लगाया धंधे में, एक ये, और आपका पैसा कितने समय के लिए रहा बिजनेस में, ये दोनों पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। अब क्या है कि अगर इन दोनों पैरामीटर्स में से कोई भी एक पैरामीटर फिक्स हो जाए, क्या मतलब है इस बात का, मान लेते हैं दो लोगों ने पैसा लगाया अलग अलग, लेकिन दोनों ने इकट्ठा पैसा लगाया, जनवरी में दोनों लगाया। अब जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस रेशियो में होगा, पक्का मनी में या टाइम पे, क्योंकि टाइम फिक्स है, सेम है, तो पैसा जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैपिटल के रेशियो में होगा। उसी तरीके से दूसरे सिनेरियो में दो लोगों ने पैसा बराबर बराबर लगाया, लेकिन एक ने बिजनेस जनवरी में शुरू कर दिया था, दूसरे ने उसको ज्वाइन किया जुलाई में। अब प्रॉफिट किस रेशियो में होगा, टाइम पे, क्योंकि पैसा सेम है और टाइम अलग अलग है। नाउ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ टाइम। ये दीज बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज सिंपल पार्टनरशिप के क्वेश्चंस। समझ में आ रही, बोथ द टाइप्स आर नोन एज सिंपल पार्टनरशिप। समझ में आया तेरे को कुछ, ठीक। अब क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि हमारा पैसा भी अलग है और टाइम भी अलग है, इज अ वेयर द प्रॉब्लम वुड अराइज। मान लेते हैं ए है और बी है। ए ने मान लो पैसा लगाया 200 रुपए जनवरी में, बी ने पैसा लगाया 300 रुपए मान लेते हैं जुलाई में, ठीक है, और मान लेते हैं 600 रुपए का फायदा हो गया टोटल, ठीक। अब ये जैन है वैसे, अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहां है कि पैसा भी अलग है और टाइम भी अलग। अब हम किस हिसाब से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, नाउ देयर इज ए प्रॉब्लम। इसको, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम कंपाउंड पार्टनरशिप्स। वो सिंपल पार्टनरशिप है, ये कंपाउंड पार्ट, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। अब इसका समाधान क्या है, इसका समाधान ये है, इसने 200 रुपए लगाए 12 महीने के लिए और इसने 300 रुपए लगाए 6 महीने के लिए। मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा डिटेल में, फिर उसका शॉर्टकट हम देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। तो पहला जो है आइडिया वो ये है कि there is a concept of MEI. Concept of MEI. What is MEI? MEI
is known as monthly equivalent investment. ये इसका मतलब है। क्या है, कैसे है, हम अभी देखते हैं। इट इज नोन एज मंथली इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 200 रुपए लगाए हैं 12 महीने के लिए, आपने 200 रुपए लगाए बिजनेस में, कितने महीने के लिए? कुछ तो कमाई होगी, जो भी कमाई हो रही है। आप ये कहते हो कि जी ऐसा है, जो भी कमाई मैं 12 महीने में कर रहा हूं, उतनी कमाई मुझे 1 महीने में करनी है। क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी। और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं ना? या खोस लोगे? पार्टनर तो है नहीं। ओके, कितना ज्यादा करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट? डबल? आप इसको ऐसे समझो। ओके, इसको छोड़ दो 1 मिनट के लिए। मैं ये कह रहा हूं, 200 रुपए हमने लगाए बिजनेस में 12 महीने के लिए, कुछ तो अर्निंग हो गई मान लो। मैं ये अर्निंग कब करना चाहता हूं? 1 महीने। आपको एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? कभी पढ़ा हो हमने? ERT/100। ये ब्याज है। ये ब्याज किस पे डिपेंडेंट है? प्रिंसिपल, यानी जितना पैसा लगाया आपने। फिर किस पे डिपेंडेंट है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई बैंक क्या पैसा दे रही है, और टाइम पे। इन तीनों के ऊपर डिपेंडेंट है मेरा कमाई। यही बात है। एक बार के लिए हम ये समझते हैं, अगर मेरे को कमाई निकाली, मान लो मैंने 200 रुपए लगाए बिजनेस में, रेट मेरा मान लेते हैं आ रही है, जो भी मेरे को पता नहीं, 8% 10% मान लेते हैं। टाइम पीरियड कितना है? 12 मंथ्स। मैं 12 लिख रहा हूँ, हालांकि ईयर लिखना होता है, लेकिन मैं समझाने के लिए 12 महीने लिख रहा हूँ। कहना इसे ये मेरे को ब्याज मिलेगा। अगर किस केस, ये ब्याज किस केस में मिलेगा? 200 रुपए 12 महीने के लिए लगाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी बैंक देगा, ये ब्याज मिलेगा। मैं कमाई तो इतनी ही करना चाहता हूं, बट मैं चाहता हूं कि ये जो है ना, ये 1 महीना हो जाए। मैं चाहता हूं ये 1 महीना हो जाए। तो जो बदलाव आएगा, या तो इसमें आएगा और या तो इसमें आएगा, और तो कहीं नहीं आ सकता। क्या रेट 12 गुना हो सकता है? रेट 12 गुना होने का मतलब ये है कि आप बोल रहे हो भाई ऐसा है, बैंक में जाओ, वो 3% देता है। आप बोलते हो यार 1 साल के 3% नहीं चाहिए मेरे को, 1 महीने में चाहिए 3% दो, वो दे देगा क्या? रेट तो फिक्स है। या आप कोई बिजनेस करते हो, उसमें कुछ कमाई होती है, आप कहते हो कि ये तो कमाई मेरे को ज्यादा करनी है, तो क्या कस्टमर आपको ज्यादा पैसे दे देगा? तो रेट फिक्स है। तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? एक ही स्कोप बचा बढ़ाने का, वो कितने गुना करना पड़ेगा इसको? इसको क्या करना पड़ेगा? 12 गुना, ताकि इसको अगर आप 1 भी कर दें तो भी मेरा आंसर वही रहे। इसका क्या मतलब है? समय 12 महीने का समय 1 महीना हो गया, यानी समय हो गया 1/12वां हिस्सा। तो पैसा कितना बढ़ाना पड़ गया? 12 गुना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? टाइम कितना हो गया? 1/12। एक 12 महीने लगा रहे थे, अब कितने लगा रहे हैं? 1 मंथ, यानी 1/12वां लगा रहे हैं। तो पैसा कितना लगाना पड़ेगा? 12 गुना। अगर मैं आधे टाइम के लिए पैसा लगाता तो फिर पैसा कितना लगाना पड़ता? हाँ, डबल। चलो हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तुम यहाँ 6। ये क्लियर है? ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि इतना दिमाग आपको लगाना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है इन दोनों का गुना, बस। ये इसका MEI है, काम खत्म। पैसा किससे गुणा करना है? टाइम से। पैसा किससे मल्टीप्लाई करना है? टाइम से। ये इसका क्या आएगा? MEI आ जाएगा। इसका MEI कितना होगा? 300 गुना में 6। MEI निकालने के लिए क्या करना है? सीधा आपने टाइम मल्टीप्लाइड बाय मनी। MEI निकालने के लिए क्या करना है? टाइम मल्टीप्लाइड बाय मनी, दैट्स इट, इतना ही करना है। इसका मतलब ये है कि 200 रुपए लगा के 12 महीने में जितनी कमाई होगी,
उतनी कमाई करने के लिए बेसिकली मुझे 2400 रुपए लगाने हैं, इसका ये मतलब है। 200 रुपए कितने महीने के लिए लगाए? 12 महीने लिए। तो जो भी कमाई होगी उतनी कमाई अगर मुझे 1 महीने में करनी है तो मुझे कितने रुपए लगाने हैं? 2400। ये वाला जो दूसरा भाई बी है वो 300 रुपए लगाता है 6 महीने के लिए और कुछ कमाई करता है। सेम कमाई करने के लिए 1200 रुपए लगाने पड़ेंगे 1 महीने के लिए। समझ में आ रहा है? ये पैसा कितने महीने के लिए लगा हुआ है? 1 महीने। ये पैसा कितने महीने के लिए लगा हुआ है? ये भी 1 महीने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये कंपाउंड पार्टनरशिप जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? सिंपल में। क्यों? क्योंकि अब मेरा टाइम पीरियड सेम हो गया। अब टाइम पीरियड क्या हो गया? सेम। अब प्रॉफिट या लॉस किस रेशियो में होगा? जो ये कैपिटल बची है, तो कैपिटल की रेशियो है 2400:1800, कटेगी तो 6 4 यानी जो पैसा है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 4:3। इसको मिलेगा 4/7 इंटू कितने रुपए थे? 300 प्रॉफिट, और इसको मिलेगा 3/7 इंटू 300। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंड पार्टनरशिप का। कंपाउंड पार्टनरशिप को हमें किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल पार्टनरशिप। और वो कैसे कन्वर्ट होगा? मनी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। कैसे होगा? मनी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड फॉर विच द मनी इज इन्वेस्टेड। क्लियर है सभी को? पक्का? नो। अब ये रिलेटिवली आसान क्वेश्चन थे, मतलब अंडरस्टैंडेबल। अब ये एग्जाम में पूछेगा तो किस फॉर्मेट में इसको पूछेगा? ऑफ कोर्स इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है, बट अगर हम कैट की बात करेंगे वो थोड़ा सा और मुश्किल कर देगा इसको आंसर। क्या समझा रहा है? मुझे भी समझा रहे हैं, बता। कौन सा 300 मैंने माना था शुरू में प्रॉफिट होएगा 300 रुपए इस बिजनेस में। 300 रुपए इज माई टोटल प्रॉफिट। ये 300 रुपए प्रॉफिट है, वो कुछ भी हो सकता है, हमने 300 रुपए लिया है बस, और कुछ नहीं है। और कुछ कंफ्यूजन है? अच्छा ठीक है, क्या है बता दे, कोई सुना दे। नहीं है? अच्छा ठीक, ओके। नाउ द क्वेश्चन मे बी लिटिल मोर complex in the sense I'm just trying to frame a question. I don't know सही बनेगा नहीं बनेगा, but मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ. Let's just make this question. A invested 3,000 rupees in a business. At the end of 4 months, he invested rupees 2,000 more. B started the business along with A with a capital of 1,500 rupees. At the end of 4 months, he invested 2,500 more. 2 months later, he withdrew rupees 1,000. 3 months later, invested 2,000 more. At the end of the year, the profit was rupees 1,000. What is the profit share of A and B? ठीक, अब मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन बनाया है, थोड़ा सा करने की कॉम्प्लेक्स सा। अब कुछ कुछ ऐसा सा क्वेश्चन आप देख सकते हैं अगर कंपाउंड पार्टनरशिप में कैट क्वेश्चन बनाएगा तो। मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं यहाँ कुछ कुछ A and B. So A invested 3,000 in a business and at the end of 4 months he invested 2,000 more. ठीक है, full stop. B started the business along with A with a capital of rupees 1,500 and at the end of 4 months he invested rupees 2,500 more. ठीक है, 2 months later he withdrew 1,000 and 3 months later invested 2,000 more.
एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज 1000, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी। बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन करो अब आप। ये सब बी का चल रहा है ना, ए तो यहाँ खत्म हो गया। अब ऐसे ही होता है ना बिजनेस में, कभी ए आया, पैसे डाल दिए, फिर निकाल लिए, फिर जरूरत पड़ गई, फिर डाल, मतलब कहीं से पैसे आ गए, बिजनेस में डाल दिए, फिर निकाल लिए, ऐसे चलता रहता है रोटेशन। पैसे का रोटेशन ऐसे ही चलता है बिजनेस में। मतलब मुस्की मार रहा है ना, उसको पता है ऐसे ही चलता है। पैसे आ गए तो डाल दिए, जरूरत पड़ गई निकाल लिए, फिर हिसाब किताब कैसे होएगा, चक्कर पड़ता है ना, वो हिसाब किताब बनाना है अपन को। क्या? बीस, हाँ वो सब बी का चल रहा है। ए का तो बिंदी लग गई पहली लाइन के बाद, अब सारी कहानी बी की है। बी पर ज्यादा परेशान आत्मा है। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, क्या निकालना है बेसिकली, एमईआई। इसका चैलेंज क्या है, एमईआई निकालना। और एमईआई का क्या मतलब है, पैसा गुणा में समय, कितना पैसा कितना समय के लिए लगाया उसका गुणा कर दोगे तो उसका एमईआई आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी बोल। अच्छा सर ये 15,000, ये 1,500 रुपीज है, ये 4 महीने के बाद की है या फिर ये साथ साथ में किया 3,000 और 1,500? किसके बारे में पूछ रहे हो, ए अभी? बी के बारे में, बी ने जो 1,500 रुपीज हाँ वो इन्वेस्ट एक किए हैं वो शुरू चार में, महीने नहीं नहीं ए के साथ शुरू ही में। शुरू किया था, हाँ अलॉन्ग विद ए ना, स्टार्टिंग में ही। ओके सर, अलॉन्ग विद ए बस मतलब ये स्टार्टिंग पूछना में था। ही, हाँ। नमन ठीक है 50 सर। 50 कैसे किया तूने आंसर? पता नहीं मेरे को, तो मैं तो वैसे ही बोल दिया। अभी करेंगे। तेरा आया 1:2, चलो अभी देखते हैं। बेसिकली वो तो चलो हम कर लेंगे। चैलेंज ये है कि हमें एमईआई निकालना है, यानी टाइम और पैसा। अब समझ में आ गया होगा मैं क्यों कहता हूँ अंग्रेजी अखबार पढ़ा करो। हाँ जी, ए का एमईआई कितना है? एमईआई ऑफ ए ने कितना पैसा लगाया? 3,000। अच्छा, ये 3,000 की जो बिजनेस में सिचुएशन है, ये कितने दिन थी? अच्छा, यानी इसका ये 4 महीने तक एमईआई हो गया। उस 4 महीने बाद क्या हुआ, अब कितने पैसे हो गए धंधे में? 5। और ये कब तक पड़े रहे? और कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब 8 महीने पड़े रहे। ये टोटल, ये किसका है, एमईआई ऑफ ए। ये समझ में आ रहा है? अब बी का निकाल सकते हो अपने आप। पहले आपने देखना है इतने पैसे कितने दिन के लिए थे, फिर क्या चेंजेस आया, फिर वो जो चेंज पैसे थे कितने दिन के लिए थे, ऐसे कर करके निकाला है। तो हमने ए का तो निकाल लिया, अब बी का निकाल के दिखाओ फटाफट। अगर ऐसा करेगी तो फिर को 3,000 इंटू 12 महीने लिखना पड़ेगा, और फिर 2,000 इंटू 8 महीने लिखना। वो पैसे पड़े तो है ना, उसने 2,000 रुपए और डाले, उसको निकाले थोड़ी ना, निकाल के थोड़ी ना डाले हैं। गलत है, ऐसे थोड़ी ना होएगा। ये समझ में आ रहा है? इसका एक और तरीका है, अगर आप ये सोच सकते हो कि सर 3,000 रुपए तो धंधे में डाल दिए, वो 12 महीने के लिए पड़े रहे, और 2,000 रुपए और डाले मैंने, और वो 8 महीने के लिए पड़े रहे, वो भी कर सकते हो। बट यहां तो छोटा है, निकल जाएगा। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन की बढ़ती जाएगी ना, ये वाला मेथड डिफिकल्ट होता जाएगा। तो जो मेथड मैं बता रहा हूं, जिसमें जो पैसा जितने टाइम के लिए लगाया उसको मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। जैसे ही चेंज आया वैल्यू चेंज कर दो।
अगर 12 महीने वाला हिसाब रखोगे तो बड़ी दिक्कत आने वाली है फिर आपको। हो गया? हाँ, हो गया? कर रहा है? ये समझ में आया तेरे को? नहीं आया? तूने बिजनेस में कितने पैसे डाले? 3,000। और 4 महीने बाद 2,000 रुपए और डाले, इसका मतलब है तो ये 3,000 रुपए बिजनेस में 4 महीने के लिए रहे, तो 3,000 इंटू 4। उसके बाद उस बिजनेस में 2,000 रुपए और डाल दिए, कितने हो गए बिजनेस में तेरे पैसे? 5,000 हो गए। कब तक रहे? 8 महीने। तो ये इसका हो गया MEI ए का। अब बी का निकालना है ऐसे ही। बी का ही नहीं आ रहा क्या? ये समझ में आ गया तेरे को? चल बी बी निकालते हैं। अब बी की कहानी सुनते हैं। बी ने ए के साथ शुरू किया, यानी टाइम पीरियड सेम है। बी ने कितने पैसे से शुरू किया बिजनेस? 1,500 रुपए। एट द एंड ऑफ 4 months ही इन्वेस्टेड 2,500 more। नो टॉकिंग, साइलेंस। देखिए उसने, बी ने कितना स्टार्ट किया? 1,500 रुपीज। He started a capital and at the end of 4 months invested 2,500 more। यानी ये पैसा बिजनेस में इसी तरीके से कितने महीने के लिए रहा होगा? 4 महीने। तो इंटू 4 कर दो। उसके बाद क्या किया इसने? 2,500 रुपए और डाल दिए। अब बिजनेस में कितने पैसे हो गए? कितने हो गए? 4,000। अब ये 4,000 पड़े हैं बिजनेस में, कब तक पड़े हैं? क्योंकि 2 महीने बाद उसने कुछ निकाला, 2 महीने बाद निकाला, यानी ये पैसा कब तक पड़ा रहा बिजनेस में? 2 महीने। उसके बाद क्या किया? ही विड्रू। उसने कितने रुपए निकाल लिए? 1,000। तो 1,000 रह गए। 1,000 निकाल लिए तो बिजनेस में कितने बच गए? समझ में आ रहा है? 4,000 थे, 2 महीने बाद 1,000 निकाल लिए तो बिजनेस में कितने बचे? 3,000। ये पैसा कब तक रहा? 3 महीने तक, क्योंकि 3 महीने बाद उसने 2,000 रुपए और डाल दिए, तो ये पैसा कितने महीने रहा? 3 महीने। अब कितने पैसे डाल दिए उसने बिजनेस में? 2। तो कितने पैसे हो गए? 5। अब वो कितने महीने रहे होंगे? 4 महीने, या 2 6 और 3 9, कितने महीने बच गए? 3 महीने। इन सबको ऐड कर दो, ये इसका MEI है। इन दोनों का जो रेशियो है, इस रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये तो ऐड और मल्टीप्लाई तो हम कर लेंगे, ये बनाना इंपॉर्टेंट है, कैसे बन रहा है वो समझना जरूरी है। आ रही बात सभी को समझ में? पक्का से? तो आपको ये देखना है चेंज कितने महीने पे हो रहा है। जितने महीने पे चेंज हो रहा है वो मल्टीप्लाइंग वैल्यू आ जाएगी, उससे हमारा टाइम निकल जाएगा। ठीक है? कितना आ रहा है? ए की वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ, कहां से रिपीट करना है भव्या? भव्या कहां से रिपीट करना है? बी। ओके। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन एंड डोंट सी व्हाट इट सेज। इसको रेड कलर से लेते हैं। बी स्टार्टेड अ बिजनेस अलोंग विद ए, यानी बी ने ए के साथ शुरू किया विद अ कैपिटल ऑफ 1,500। इसका मतलब है बी ने 1,500 रुपए लगाए बिजनेस में। एंड एट द एंड ऑफ 4 months ही इन्वेस्टेड 2,500 मोर। इसका मतलब है, और 4 महीने के बाद उसने 2,500 रुपए और डाले। ये 2,500 रुपए कब डाले? 4 महीने के बाद। इसका मतलब है ये जो पैसा है वो 4 महीने के लिए बिजनेस में रहा। ठीक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने 2,500 रुपए और डाल दिए, और वो कितने रुपए हो गए? 4,000। ये 4,000 कब तक रहे? 2 months लेटर, यानी कि 2,500 डालने के बाद की स्टेटमेंट है। 2 months लेटर ही विड्रू 1,000, यानी 2 महीने बाद उसने 1,000 रुपए निकाले। यानी जो 4,000 रुपए थे वो बिजनेस में 2 महीने के लिए प्रेजेंट थे। 2 महीने बाद क्या हुआ? उसने 1,000 रुपए वापिस कर लिए बिजनेस से, तो बिजनेस में कितने पैसे रह गए? 3,000। ये 3,000 कब तक रहे? क्योंकि बोल रहे ही विड्रू 1,000 एंड 3 months लेटर इन्वेस्टेड 2,000 मोर, यानी ये पैसा 3 महीने के लिए रहा। उसके बाद उसने 2,000 रुपए और डाल दिए, तो 3 महीने तक तो यही रहा होगा, और 3 महीने बाद उसने 2,000 रुपए और डाल दिए। अब बिजनेस में कितने पैसे हो गए? 5,000 रुपए। अब वो कितने टाइम के लिए रहा ये कैसे पता चलेगा? देखो 4 महीने यहां हो गए, 2 महीने यहां हो गए, 4 और 2 6, और 3 महीने यहाँ हो गए, 9 महीने। पूरा बिजनेस कितने महीने का होता है? 12 महीने का। तो यहाँ पे 3 ऐड करोगे तो 12 महीने पूरे हो गए। इसके 12 महीने देखो 8 और 4 करके पूरे हो रहे थे। हाँ जी, क्लियर है भव्या? ओके, ठीक है। नाउ
There are 2-3 good quality questions in the book. I want you to solve it, but वो होगी नहीं ज्यादातर लोगों के पास, तो मैं अभी क्वेश्चन खींच के भेज रहा हूँ आपको फोटो। एक बुक लाइए। हाँ हाँ बेटा, पार्टनर। Okay. Now I have sent you around 5, नहीं, हाँ 3 और 4 एग्जाम्पल्स, और अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आप एक बार सॉल्व कीजिए और फिर हम स्टॉक्स एंड शेयर्स शुरू करेंगे। ओके, सो 3.31 में क्या बोल रहा है? ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद 4,000, आफ्टर 2 months बी ज्वाइंड विद 60,000, सी देन ज्वाइन आफ्टर सम मोर टाइम। यानी ए ने ज्वाइन किया, बी ने ज्वाइन किया और सी ने ज्वाइन किया। ए ने कितना लगाया? 4,000 रुपए। बी ने कितने से ज्वाइन किया? 60,000 रुपए। और सी ने कितना ज्वाइन किया? एक भी। ये तो पैसा है। ए ने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया तो 12 महीने के लिए। बी कब ज्वाइन करता है? 2 महीने बाद, 10 महीने। और इसने कब ज्वाइन किया पता नहीं। मान लो पी महीने के लिए रहा, इसका पैसा इतना, इसी रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां तक समझ में आ गया? ये रेशियो आ गई तेरी 4:5:P, ये आ गया, यहां तक आ गया। अब क्या बोलते हैं? सी का शेयर पता है हमें, तो सी का शेयर होगा P डिवाइडेड बाय 4 + 5 + P इंटू टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना है? 3,75,000। ये सी का प्रॉफिट, और सी का प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1.5 लाख रुपया। ये ठीक है? ये सॉल्व करेगी P/5 + 9 + P इज इक्वल टू 15,000, 1.5 लाख डिवाइड बाय 3,75,000। ये रेशियो करके तेरा आंसर आ जाएगा 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी 5P इज इक्वल टू 18 + 2P बनेगा, 3P इज इक्वल टू 18 बनेगा। P की वैल्यू आ गई 6। अब P इसका मतलब है, अभी आंसर नहीं है, ध्यान दियो, इसका मतलब है इसने पैसा 6 महीने के लिए पैसा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बी के ज्वाइन करने के कितने महीने बाद सी ने ज्वाइन किया, ये सवाल है। 4 महीने। क्यों? क्योंकि बी 2 महीने बाद आया और उसके कुछ महीने बाद ये आया, और कितने महीने तक रहा? 6 महीने। यानी कितने महीने बाद आया होगा? 4 महीने बाद। ये समझने की बात है। हाँ जी, समझ में आया? ये अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके। फिर 3.33 में भी जोर आया होगा। ये कॉमर्स वालों को नहीं आया होगा, उनका, उनको ऐसे से क्वेश्चन मिलता है, उनके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नहीं आ गया? हो गया? अरे वाह। ओके, लेट्स से 3.33। The working partner of a business gets a commission of 10% of the profit left after his commission is paid. If the working partner commission is 30,000, then find the total profit. अब कमीशन कितना मिल रहा है? 30,000 रुपए। कमीशन कितना मिल रहा है? 30,000। अब ये जो कमीशन है वो किसके बराबर है? ये बोल रहा है ये जो कमीशन है वो 10% है। ये जो कमीशन है वो क्या है? 10%। किसका 10%? प्रॉफिट जो बचा। कब प्रॉफिट बचा? ये कमीशन देने के बाद। मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट P था, उसमें से मान लो कमीशन दे दिया मैंने 30,000 रुपया। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट P था, उसमें से 30,000 कमीशन दे दिया। कमीशन देने के बाद जो पैसा बचा उसका जो 10% है वो वापिस से 30,000 रुपया है।
वो अंग्रेजी है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 30,000 इज इक्वल टू 0.1 पी माइनस इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करें, कितना बचाएगा? 3,000। ये इधर आ जाएगा। 0.1 पी इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस है ना, हाँ, तो 33,000 बन जाएगा। अब पी चाहिए तो इंटू 10 कर देंगे, तो बस हो गया आंसर, 3,30,000। यानी जो कमीशन है, जो कि 30,000 बता रहे हैं, जो कमीशन है इज इक्वल टू किसका? 10%। किसका? जो प्रॉफिट बचा कमीशन देने के बाद। समझ में? कमीशन किसका है? कितना है कमीशन? जो भी 30,000 किसके बराबर? 10%। 10% किसका? जो कमीशन बचा, जो प्रॉफिट बचा कब? कमीशन देने के बाद। यानी प्रॉफिट पी था, कमीशन दे दिया 30,000, बचा कितना? पी माइनस 30,000, उसका जो 10% है वही कमीशन के बराबर है, वो ये कह रहा है। ठीक है, इसकी बेटा कौन से वाले क्वेश्चन का कह रही है? 9, हाँ 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 हाँ, बता बता क्या कह रही है। 58,000 तेरे को पूरे मिले, मान ले तू काम कर रही है, तेरे को 58,000 रुपए मिले, लेकिन 58,000 दो चीजों के मिले हैं। एक, चूंकि तू काम कर रही है उसके 10% प्रॉफिट के अलग। अब जो बच गया उसमें भी तो तेरे को कुछ हिस्सा मिलेगा, क्योंकि तूने इन्वेस्टमेंट करी है। हैं ना? हाँ, लेकिन वसीम को सिर्फ हिस्सा नहीं मिला ना, 10%, तो वो भी तो जोड़ेगी। 10% कमीशन प्लस हिस्सा, दोनों जोड़ के 58,000 है। ठीक है, हाँ जी बताइए। दिस टेक्स केयर ऑफ योर पार्टनरशिप्स। समझ में आया कुछ? हाँ ना, पता नहीं, बोलो। आया? सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट आइडिया, स्टॉक्स एंड शेयर्स। ठीक है, क्या हुआ? कोई हाँ ना कुछ नहीं आ रही, इतना क्या थक गए? आज कब करोगे फिर? कब करना है? कल? ना ना, अभी तो पौना घंटा पड़ा है, अभी तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, 40 मिनट है। वही, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में। चलो मैं आपको पहले स्टॉक्स एंड शेयर्स का थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं, और फिर हम उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले बताइए, पार्टनरशिप में कोई इश्यू है किसी को? नहीं। चलिए, लेट्स टेक स्टॉक्स एंड शेयर्स। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स? कितने लोगों ने शेयर में पैसा लगाया हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और किसी ने शेयर में लगाया हुआ है पैसा? कितना कितना लॉस में हो सब लोग? हैं? कितने में? 5%? फिर तो ठीक है। हाँ, कितने परसेंट लॉस में है? 500 या 5%? कितने पैसे यार? 600 तो नहीं लगाए थे? 10,000 रुपया, फिर तो बहुत ठीक है। हाँ भाई, कितना लॉस है तेरा? तेरा 10% लॉस में, हाँ। 50 का 10,000 लॉस है, मैं 10 बचे हैं, फिर तो ठीक है। तुम सब 10 या 20% लॉस में पहले लगाए थे, या इस फॉल में लगाए हैं? पहले लगाए थे, चलो ठीक है। हाँ भैया, अच्छा, लॉन्ग टर्म में लगा के छोड़ रखे, स्टील में। अच्छा ये बताओ, तुमने शेयर में लगाए हैं स्टॉक में लगाए हैं? अभी ऑनलाइन भी बच्चे, उन्होंने भी कुछ घाटा खा है। हाँ भव्या, अच्छा, ऑनलाइन कितने लोगों ने नुकसान उठाया है? नहीं लगाया, किसी ने नुकसान नहीं उठाया? चलो ठीक है, बढ़िया है। हाँ जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टॉक में लगाया है शेयर में लगाया है, या सेम है? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, in the journal terminology we use the word stock and shares interchangeably. Generally the perception is
कि जब हम ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो हम उसको स्टॉक बोल देते हैं। हमारी बात समझ, जब हम बोलते हैं बहुत सारे शेयर्स हैं, हजारों लाखों की शेयर्स की बात करते हैं तो हम स्टॉक बोल देते हैं, स्टॉक ऑप्शंस ऐसा। बट फॉर our examination point of view and from mathematics perspective, there is a difference between stocks and shares. एक छोटा डिफरेंस है, हमें वो डिफरेंस समझ में आना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। So there is a difference between stock and share. वो क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। Even before I start between the difference between stocks and shares, how many of you don't know anything about shares? हाँ, अच्छा, कितने लोगों को वो भी नहीं है कि शेयर सुना तो है, बस शेयर मार्केट बढ़ गई गिर गई, इसके अलावा नहीं पता। सबको पता है शेयर शूट पता है सारा? हाँ, इधर से आइडिया है सब कुछ? नहीं, कोई आइडिया नहीं शेयर का? पीछे हाँ, तेरे को शेयर्स है आइडिया? हाँ जी, पीछे लास्ट बेंच, कितना शेयर का कितना आइडिया है? नो आइडिया, सम आइडिया, हाउ मच आइडिया? लास्ट लास्ट, हाँ है आइडिया है, ओके। तो 3 लोगों को आइडिया नहीं है, तुम्हारे को आइडियाज हैं सारे को? कॉमर्स वाले बच्चे, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा क्विक अच्छा ओके, चलो, बस जिनको आता है वो उनको भी वो भी सुन लें। आता तो खैर है ही, लेकिन मैं थोड़ी सी एक स्टोरी समझा देता हूँ, वहां से हम समझ लेते हैं स्टॉक्स क्या होता है और टर्मिनोलॉजीज क्या डिफरेंटली यूज करते हैं हम स्टॉक्स एंड शेयर्स में। तो ये सिंपल सी कहानी है ऐसे कि मान लेते हैं आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपको 10 लाख रुपए चाहिए। समझ में आ रही है? तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको 10 लाख रुपए चाहिए, तो क्या करोगे? सबसे पहले पैसे कहाँ से आएंगे? क्या 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 इंतजाम हो सकते हैं? मैं मानता हूं कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं, ये आपके अपने पैसे हैं, आपने 5 लाख इकट्ठे कर रखे हैं, अब आपको 5 लाख और चाहिए बिजनेस के लिए। तो फर्स्ट थिंग इज, रिश्तेदार से भी पहले हैं के पहले पापा जी, पापा से देंगे मिलेंगे पैसे। अच्छा, ये 5 पापा वाले ही हैं क्या? अच्छा अच्छा, वो भी पापा के हैं। तो पापा का पैसा आपका पैसा है, और वो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बोल रहा था ना कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स पापा मम्मी, वो सारा पैसा आपका माना जाता है। वो मान लेते हैं इस 5 लाख में हो गया, आपके एक ही थे, पापा से लिए, मम्मी से लिए, दोस्तों से, रिश्तेदार से लिए, तो आपके 5 लाख हो गए। अब हमें 5 लाख और चाहिए, तो अब आइडिया क्या क्या हो सकते हैं? 5 लाख बैंक लोन लोगे, मान लेते हैं आप लोन लेना चाहते हो। लोन लेने के लिए क्या चाहिए? हैसियत चाहिए, हैसियत लोन लेने के लिए चाहिए हैसियत, वो तो हमारी है नहीं, तो पापा की दिखा के लेनी पड़ेगी। तो पापा की वो आईटीआर मांगेंगे, ठीक है, कि 3 साल की आईटीआर दो और वो सब कुछ दो, और फिर कुछ एसेट को प्लेज करेंगे, ठीक है। तो जमीन है, घर है, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो अब पापा को सोचना है कि आपके लिए इतना रिस्क लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है बैंक के साथ कि हमें लोन लेना है और बैंक से लोन लेना है। तो बैंक के पास हम गए तो हमारे पास ये सब कुछ रिक्वायरमेंट है। पापा ने कहा ना भैया, तू ऐसे ही मतलब पढ़ नहीं रही है, और तो मैं तो अपना घर वर तेरे चक्कर में गिरवी नहीं रखता। और क्या पॉसिबिलिटी है इसके अलावा? बैंक से लोन लोगे, फिर आप लोगों से लोन ले सकते हो, अनसिक्योर्ड लोन जिसको बोलते हैं। ये तो बैंक से लोन था, सिक्योर्ड लोन है। अब क्या चाहिए आपको? अनसिक्योर्ड लोन चाहिए, नहीं लोगों से लोन लोगे। तो जब लोगों से लोन लोगे तो वो आपको एक कागज देंगे, एक पेपर देंगे। उस पेपर पे ऐसा लिखा होगा कि जिसके पास ये कागज है उसको मान लो 8% पैसे मिलेंगे। समझ में आ रहा है? कितने मिलेंगे? इसको वैसे डिबेंचर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, दिस इज डिबेंचर मतलब। लेकिन उसमें हमें ब्याज थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। हमारी बात समझ, हमें ब्याज थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बैंक कम देता है, क्योंकि अनसिक्योर्ड है, रिस्क ज्यादा है, तो वो आपसे ब्याज ज्यादा लेंगे। तो ये एक तरह का लोन हो गया, आपको मिल गया।
एक पॉसिबिलिटी ये है। आपको लगता है यार ज्यादा ब्याज लग रहा है, रिस्क है, कुछ और करते हैं, और क्या कर सकते हो? पार्टनर, आप वो फ्रेंड मिलके ही 5 लाख इकट्ठे हुए हैं, पापा फ्रेंड्स मम्मी सबके मिला के 5 हैं, तेरी सेविंग मिला के, ठीक है। उसके बाद आप ढूंढते हो पार्टनर्स। अब पार्टनर के साथ प्रॉब्लम ये है कि मान लो आप एक बंदा ले आए, आपके 5 लाख और उसके 5 लाख, तो डिसीजन मेकिंग में क्या होएगा, उसका बराबर का राइट है। अब आप कुछ करना चाहते हो, वो कुछ करना चाहता है, तो गई, मामला खत्म है। तो आप एक पार्टनर तो नहीं ही रखना चाहते, क्योंकि आपका आइडिया है, सब कुछ आपका है, बस पैसे लगा रहा है इस बात के वो आपकी कंपनी का आधा ले रहा है। तो आप हो सकता है सोचो कि यार एक पार्टनर में दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हो? आप 2-3 पार्टनर ले सकते हो, उसमें हर एक पार्टनर का शेयर तुमसे तो कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी क्या इस पार्टनरशिप में 50-50 हो गया, लेकिन अगर आप 3 या 4 पार्टनर ले आए तो आपका 50% हो जाएगा, उसका मान लेते हैं 25-25 हो गया या 15-15 हो गया, लेकिन 25-25% पार्टनरशिप भी एक बड़ी पार्टनरशिप मानी जाती है। आप डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते हो, यहाँ पे प्रॉब्लम है, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी। फिर आप क्या करते हो? तो आप हजारों पार्टनर इकट्ठा करते हो, लाखों पार्टनर। लाखों पार्टनर इकट्ठा करने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम शेयर बोलते हैं, ठीक है। अब ये शेयर की कहानी कहां से शुरू होती है? ये तो है रिक्वायरमेंट की कहानी, कि भाई हमें क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, तो हम ये सारा कुछ समझ लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो जब पहली बार शेयर निकालते हैं बिना कंपनी के काम किए, उसको आईपीओ बोलते हैं। ऐसा नहीं होता, आप प्रपोजल बनाते हो, उसकी क्या स्टोरी है, अब आपने क्या किया, आपको ये पैसे इकट्ठे करने हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं है कि मार्केट में जाके चिल्लाओगे मैं पैसे लाओ ये कागज, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार ने एक सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम उस सिस्टम के थ्रू, देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक अथॉरिटी है जो ये परमिशन देती है कि कौन सी कंपनी, कौन लोगों से पैसा ले सकते हैं कंपनी बनाने के लिए, चलाने के लिए। उसके लिए उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट के तौर पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है, एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनाया जाता है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है उसके अंदर आप पहले अपना सारा बिजनेस का प्रपोजल डालोगे कि आप क्या करना चाहते हो, फिर आप डालोगे कि इस कंपनी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनका पूरा डिटेल, बायोडेटा, पूरी क्रेडेंशियल्स, वो सारा कुछ, फाइनेंशियल्स, सब कुछ डाला जाता है। फिर बिजनेस की वायबिलिटी उसके अंदर आप उनको प्रेजेंट करते हो कि भाई ये हमारा बिजनेस इसलिए वायबल है, ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं, यहाँ से हम प्रोडक्ट खरीदेंगे, यहाँ से रॉ मटेरियल लेंगे, यहाँ पे बेचेंगे, वो सारी डिटेल उसमें होती है। उसके बाद सेबी आपको वो प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे उसमें आपको डिस्क्लेमर देने होते हैं, आप किसी और कंपनी में डायरेक्टर हो नहीं हो, पिछली कोई कंपनी खोल के तुमने बंद तो नहीं कर दी, वो सारा कुछ डिस्क्लेमर सब कुछ बताना पड़ता है। फिर बिजनेस के रिस्क भी लिखने पड़ते हैं, भाई ये रिस्क है, वो सारा सेबी को बताना पड़ता है। उसके बाद सेबी अगर उसको अप्रूव कर देती है, देन नाउ यू आर एलिजिबल टू गो फॉर पब्लिक इश्यू, इसको पब्लिक इश्यू बोलते हैं। अब आप तो चले गए, कागज बना दिया, सबमिट कर दिया, लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी का इश्यू आने वाला है या शेयर्स आएंगे? तो वो ढोल पीटते हैं, अखबार में ऐड देते हैं, फिर जितने फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको बताते हैं देखो हमारी कंपनी बहुत अच्छी है और आप इसमें इन्वेस्ट करो, इतने इसमें इतने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, उस तरीके से उसको रोड शो बोलते हैं, प्रमोशन करी जाती है। अब प्रमोशन करी जाती है तो लोगों को लगता है हाँ ये नया आईपीओ आ रहा है, ये लिस्टिंग गेन्स, कुछ लोग लिस्टिंग के गेन्स के लिए, कुछ लोग फंडामेंटल के लिए उसमें पैसा लगाते हैं। अब जब पैसा लगाने का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो शेयर होता है उसकी एक इंट्रिंसिक बेसिक वैल्यू मानी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी कंपनी है, उसके हैं 10 लाख रुपए, हमारी टोटल कंपनी की वैल्यू 10 लाख रुपए, इस 10 लाख के आधा टुकड़ा तो मेरे पास है, लेकिन जब हम इश्यू निकालते हैं तो इस कंपनी के खूब सारे टुकड़े बनाते हैं हम। मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख की मुझे कंपनी चाहिए, तो मैं इस कंपनी को ऐसे टुकड़े बना के इसके 1 लाख टुकड़े बनाऊंगा इस कंपनी के,
इस कंपनी के 1 लाख टुकड़ा, दिस टुकड़ा इज नोन एज शेयर इन अंग्रेजी। शेयर का मतलब हिस्सा, टुकड़ा, वो टुकड़ा क्या है, उस कंपनी का एक टुकड़ा। कितने टुकड़े इस कंपनी के? 1 लाख। इसका मतलब है चूंकि मेरी कंपनी की कीमत 10 लाख है और 1 लाख टुकड़े बनाए हैं, तो एक टुकड़े की कीमत, एक शेयर की कीमत मैंने रख दी 10 रुपए। इसमें से 50,000 शेयर मेरे पास हैं। क्यों? क्योंकि 5 लाख रुपए मैंने लगाए हुए। ये प्रेफरेंशियल नहीं है, वो अलग होता है, बाद में देखेंगे, वो अलग और कॉम्प्लिकेशन है। 5 लाख रुपए, 50,000 शेयर मेरे। अब मैं कितने शेयर बेचना चाहता हूं? 50,000 शेयर बेचना चाहता हूं। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। लेकिन मुझे पता है कि मेरी कंपनी की डिमांड है, बाजार में खूब अच्छी मार्केटिंग हुई है और लोग पैसा देने को तैयार हैं। तो मैं बोलूंगा जी ये 10 रुपए का जो शेयर है ना जी, मैं 22 रुपए में दूंगा, या थोड़ा लॉजिकल कर लें, 22 तो नहीं, लोग छोड़ दो, अलग कहानी है, हम 12 रुपए में बेचना चाहते हैं। 10 रुपए का शेयर हम कितने में दे रहे हैं? 12 रुपए। तो ये जो 10 रुपया, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, और इसको बोलते हैं मार्केट, मतलब जिसको मार्केट वैल्यू, हाँ, मतलब इन अ सेंस कि हम इतने पे लिस्ट करना चाहते हैं, इतने पे बेचना चाहते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू सेल आवर शेयर्स एट 20% प्रीमियम। हम क्या पूछ रहे हैं? 10 रुपए का जो कागज शेयर है, हम कितने में बेचना चाह रहे हैं? 20% प्रीमियम में। पहले क्या होता था, रिटेल इन्वेस्टर को 5% डिस्काउंट में दे देते थे लोग, अब वो शायद बंद हो गया, सभी हैज नॉट परमिटेड एनीथिंग। तो आप शेयर हमेशा या तो एट पार लॉन्च करोगे, अगर 10 रुपए की चीज 10 में दे रहे हो तो हम बोलते हैं शेयर इज अवेलेबल एट पार, शेयर इज अवेलेबल एट पार। अगर आप उसको 10 से महंगे में बेच रहे हो तो बोलोगे शेयर इज अवेलेबल एट प्रीमियम। अगर उसे सस्ते में मिल रहा है मान लो बाद में, तो आप उसको बोलते हैं द शेयर इज अवेलेबल एट डिस्काउंट। ये टर्मिनोलॉजी होती है, एट पार, प्रीमियम, एट डिस्काउंट। यहां तक बात समझ में आती है? नाउ अब क्या है कि अब आपने ढोल पीट दिया, लोगों ने अप्लाई किया। अप्लाई कैसे करते हैं? पहले फिजिकल फॉर्म होता था, आजकल डिजिटल फॉर्म होता है। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, वैसे एक शेयर्स को रखने के लिए, खरीदने के लिए, बेचने के लिए एक अकाउंट होता है, जिसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। डीमैट वर्ड आता है डीमेटीरियलाइज्ड। पहले शेयर के सर्टिफिकेट होते थे, कागज होता था, उसमें कंपनी का नाम होता था, आपका नाम लिखा जाता था, पीछे उसमें रजिस्ट्रार ऑफिस में नाम चढ़ाया जाता था। उन सबको NSDL करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। वहां पे सारे फिजिकल शेयर्स को रखा गया और उस शेयर्स के अगेंस्ट आपके एक वर्चुअल अकाउंट क्रिएट किया गया, उसके अंदर वो शेयर्स को डाल दिया गया। मतलब आपका अगर डीमैट अकाउंट है, आपके पास शेयर्स है, मान लो 50 शेयर रिलायंस के हैं, 20 शेयर ITC के, 10 शेयर HCL के हैं। तो जब आप अकाउंट खोलोगे तो उसमें लिखा होगा HCL 50 शेयर्स, उनका मार्केट प्राइस क्या, टोटल वैल्यू क्या, ऐसे लिखा होता है। नाउ दिस डीमैट अकाउंट इज कनेक्टेड टू योर सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट, इससे कनेक्ट होता है। ठीक है, यहां से कनेक्ट होता है। कनेक्शन का पर्पस क्या है? जब हम शेयर बेचते हो तो शेयर डेबिट हो जाता है और पैसे उसके अगेंस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। जब आप कोई चीज खरीदते हो तो आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, यानी शेयर, पैसा डेबिट हो जाता है और वो शेयर्स क्रेडिट हो जाता है। बट अब ये खरीद फरोख्त होती कैसे, कहां से होती है और कौन करता है? क्या होता है कि जब भी आप कुछ खरीदना या बेचना चाहते हो तो आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर एक अकाउंट है। ठीक है, आप वहां से, लेकिन आप डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे कि सब्जी मंडी होती है, फिश मार्केट होती है, ऐसे ही शेयर की भी मार्केट होती है। तो पहले ऐसे फिजिकल मार्केट होती थी, जैसे मंडी में सेब केला बिकता था और लोग बोलते थे 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। वैसे ही अगर वो पुरानी वो मूवीज, वेब सीरीज देख रहे होगे तो शेयर कैसे बिकते थे? रिलायंस 600 रुपया, रिलायंस 600 रुपया, ऐसे ऐसे काउंटर बने होते थे, अरे अरे मेरे को दे दे यार, भीड़ होती थी जमाई। शेयर मार्केट फिश मार्केट से भी बुरा हाल था। इफ यू, कौन सी मूवी है भाई वो बताना है? स्कैन, हाँ वो स्कैम, वो हर्षद मेहता वाली। तो यू विल कम टू नो हाउ एक्चुअली द स्टॉक मार्केट वाज ट्रेडिंग। हर्षद मेहता स्कैम। अब क्या है, ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। ये क्या हो गया है? इलेक्ट्रॉनिक। तो जो बाजार है वो एक तरह का सॉफ्ट सिस्टम है, कंप्यूटर है, बड़ा सारा कंप्यूटर है, जिसको हम NSE या BSE के नाम से जानते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। या तो बहुत बड़ा कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में ये सारी प्रोसेसिंग होती है। उस कंप्यूटर से बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकर्स जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हैं? ब्रोकर। जैसे कि आप देखोगे ये HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, या HDFC सिक्योरिटीज, या 5paisa.com, या इंडिया बुल्स, ऐसे बहुत सारे लोग, SMC ग्लोबल, ये सारे बड़े ब्रोकर हैं। बड़े ब्रोकर का क्या मतलब है? आपको लाइसेंस लेने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए 5 या 10 करोड़ डिपॉजिट कराने पड़ते हैं सेबी को, तभी आपको ब्रोकर का लाइसेंस मिलता है। तो किसी एक ब्रोकर ने लाइसेंस ले लिया, यानी वो ट्रेडिंग कर सकता है। अब वो सारा शेयर खरीद पर खुद तो कर नहीं सकता है, तो नीचे क्या बनाता है? सब ब्रोकर्स। तो जैसे आप जाओगे यहाँ रेड स्क्वायर मार्केट में या कहीं पे भी जाओगे तो बहुत सारे ब्रोकर बैठे हैं जहां पे आप जाके शेयर खरीदते या बेचते हो।
एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है, ये आपका अकाउंट खोल देते हैं डायरेक्टली, यानी अगर आप एचडीएफसी से ट्रेडिंग करते हो तो इसका मतलब आप एक तरीके के सब ब्रोकर हो, और आपका ब्रोकर कौन है? एचडीएफसी सिक्योरिटीज, और एचडीएफसी कनेक्टेड है सेबी से। ये चैनल चलता है। ये समझ में आ रही बात? खरीदना और बेचना। तो जब पहली बार शेयर निकलता है तो भी आप इसी के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हो। जितने भी ये ब्रोकर्स हैं ये आपको फैसिलिटी देते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर आईपीओ उसको बोलते हैं। जो पहली बार शेयर निकलता है उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से जाना जाता है। आप शेयर अप्लाई करते हो। अगर 50,000 शेयर जैसे अपने को बेचने थे, डिमांड आ गई 1.5 लाख की, तो हम जनरली क्या होता है, कंपनीज प्रो रेटा बेसिस पे दे देती हैं, यानी किसी ने 300 शेयर अप्लाई किया था तो उसको 100 शेयर मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है और ना ही ये कोई रूल है। शेयर कई बार नहीं भी मिलते हैं, कई बार किसी को पूरे मिल जाते हैं, किसी को अलग ही उनका सिस्टम है, पता नहीं, जो भी सिस्टम है उसी हिसाब से रैंडम अलॉटमेंट होती है। एक बार शेयर बाजार में आ गया तो उसको बोलते हैं लिस्टिंग। अब वो शेयर कहाँ हो रहा है? एनएससी में आ गया, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। खरीदना बेचने का क्या पर्पस होता है? एक अकाउंट होता है, आप अगर आप खरीदते हो तो उसमें प्लस कर देते हो, बेचते हो तो माइनस कर देते हो, और वो जो आप करते हो वो एक बड़े से स्क्रीन में या जो जो एनएससी का सर्वर है वहां पे चला जाता है, ट्रेड चली जाती है वहां पे। तो किसी ने बोला कि मुझे 12 में खरीदना है, किसने बोला 12 में बेचना है, तो वो जो कंप्यूटर है वो दोनों को मैच करा देगा। आपने बिड डाली कि मुझे 12 रुपए में खरीदना है, किसने बिड डाली कि मेरे को 12 में बेचना है, तो कंप्यूटर दोनों को मैच करा देगा और ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, उसको एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड बोलते हैं। एक्चुअल शेयर शायद T+1 या T+2 चल रहा होगा, 2 दिन में शेयर आपके पास आ जाता है, पैसा तो इमीडिएटली चला जाता है। इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। लेकिन इसका खर्चा कौन उठाता है? भाई ये सब सर्विस तो है ना, ये खर्चा उठाता है कस्टमर। कैसे उठाता है? ब्रोकरेज की टर्म में। खरीदते समय भी ब्रोकरेज देनी पड़ती है और बेचते समय भी ब्रोकरेज देनी पड़ती है। अब ब्रोकरेज किस पे लगती है? मान लो 12 रुपए का किसी ने खरीदा और किसी ने 12 का बेचा, आप बायर हो और एक 12 का सेलर है। मान लो ब्रोकरेज 0.5% लग रही है। अब आधा परसेंट किसका? शेयर प्राइस का। यानी जो खरीदने वाला है उसको 12 रुपए का आधा परसेंट, 12 रुपए का 1% हो गया 12 पैसे, और आधा परसेंट हो गया 6 पैसे। तो इसको 6 पैसे देने पड़ेंगे, यानी इसको कितने में पड़ेगा? 12 रुपए 6 पैसे में। और जिसने बेचा उसको भी 6 पैसे का ब्रोकरेज देना है, तो उसको कितने मिलेंगे? 11 रुपए 94 पैसा। समझ में आया? 11 रुपए। तो 12 पैसे का जो मार्जिन है वो ब्रोकर कमाते हैं। इस तरीके से शेयर मार्केट ऑपरेट करती है। तो ब्रोकरेज किस पे लगती है? ध्यान से बताना इसका आंसर। मार्केट प्राइस पे। ब्रोकरेज किस पे लगती है? मार्केट प्राइस। लेकिन जब हम स्टॉक की बात करते हैं, शब्द स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना, जब शब्द स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे ब्रोकरेज लगेगी 100 रुपए पे। ये बात गांठ बांध लो। क्यों, क्या, कैसे भूल जाओ, क्यों पता नहीं, बिकॉज पुरानी किताब है मान लो। बट जब शब्द स्टॉक का इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में, तो ब्रोकरेज किस पे लगेगी? 100 रुपए पे लगेगी। एंड ऑफ द स्टोरी। बिकॉज किसी भी स्टॉक की फेस वैल्यू 100 रुपए मानी गई है। स्टॉक की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। ब्रोकरेज किस पे लगेगी? 100 रुपए पे ही। लेकिन अगर शेयर का इस्तेमाल कर रहा है, शब्द शेयर, तो ब्रोकरेज किस पे लगेगी? मार्केट। ये डिफरेंस है दोनों के बीच का। समझ में आ रहा है डिफरेंस कहां आएगा? ब्रोकरेज में। अब दूसरा डिफरेंस यहां आता है, जो स्टॉक होता है वो लगभग डिबेंचर की तरह होता है। जो स्टॉक होता है वो लगभग डिबेंचर की तरह होता है। इसका मतलब ये है, जिसके पास ये स्टॉक वाला कागज है, स्टॉक मतलब एक कागज समझ लो, उसको 8% रुपए मिलेंगे। किसकी प्राइस का? स्टॉक की। और स्टॉक की प्राइस कितनी होती है? 100। यानी जिस जो 8% का कागज है उस पर 8 रुपए की कमाई होगी। कितने रुपए की? 8 रुपए की। क्यों? क्योंकि स्टॉक की फेस वैल्यू हमेशा 100 रुपए ही लेनी है। शेयर हो सकता है 2 रुपए का फेस वैल्यू का हो, 1 रुपए फेस वैल्यू का हो, 5 रुपए फेस वैल्यू है, 10 रुपए फेस वैल्यू का हो। पुराने जमाने में, पहले पुराना जमाना है 8-10 साल पहले, जहां तक मुझे ध्यान है, सारे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए ही हुआ करती थी। अब आप 10 रुपए की फेस वैल्यू को शेयर को तोड़ देते हो, 5 रुपए भी कर देते हो, 2 रुपए भी कर देते हो, 1 रुपए भी कर देते हो, लेकिन स्टॉक की फेस वैल्यू 100 रुपए ही माननी पड़ेगी। तो ब्रोकरेज जो स्टॉक पे लगेगा वो 100 रुपए पे ही लगेगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये कि जो स्टॉक है उसके ऊपर आपको ब्याज मिल रहा है, लेकिन जो शेयर है उस पर आपको डिविडेंड मिलता है।
शेयर पे आपको क्या मिलता है? डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है ये समझ लो, या शेयर में कमाई कैसे जाती है। शेयर में दो तरीके की कमाई होती है। आपने कोई चीज 12 रुपए में खरीदी, वो धीरे धीरे उसका दाम बढ़ गया, 18 हो गया, आपने बेच दिया, पर शेयर आपने 6 रुपए कमा लिए। दैट इज वन वे ऑफ अर्निंग, एप्रिसिएशन गेन जिसको बोलते हैं। दूसरा तरीका ये होता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, मान लो आपने इसकी कंपनी में लगा दिए थे, 12 रुपए का शेयर आपने खरीद लिया, और कंपनी ने कहा आई एम डिक्लेयरिंग 20% डिविडेंड। डिविडेंड का क्या मतलब होता है? डिविडेंड का मतलब होता है, मान लो कंपनी चल रही है, कंपनी के पास 10 करोड़ रुपए आ गए, वो प्रॉफिट आ गया, अब वो 10 करोड़ रुपए बांटने पड़ेंगे। किसको बांटेगी? शेयर होल्डर्स को बांटने का क्या तरीका, प्रोसेस क्या है? कंपनी बोलेगी वी आर डिक्लेयरिंग 20% डिविडेंड। इसका मतलब ये है कि अगर उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है तो 20% ऑफ द फेस वैल्यू इज बीइंग गिवन टू एवरी शेयर होल्डर। इसका ये मतलब है, मतलब मान लो आपके पास 100 शेयर्स हैं, आपने एक शेयर 12 रुपए में खरीदा था, और कंपनी ने कहा 20% डिविडेंड दे रही है, और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? फेस वैल्यू 10 रुपए, आपने खरीदा 12 रुपए में, कंपनी ने कहा 20% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो कितना पैसा मिलेगा? 30% किसका? 10 का। तो 20% मतलब 2 रुपया। एक शेयर पे कितनी कमाई कर रहे हो आप? 2 रुपए। कितने शेयर हैं आपके पास? 100। तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? 200 रुपए। कंपनी ने तो 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्या आपको मिला 20%? आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 200 रुपया आपने कमाया, कितने पैसे लगा के? 1200 रुपए लगा के। आपने तो बाजार से 12 रुपए का खरीदा था ना एक शेयर, तो आपके तो 1200 रुपए लग गए, लेकिन कंपनी डिविडेंड किस पे देती है? फेस वैल्यू पे। तो अगर मैं बोलूं आपका कितने कमाई हुई, तो आप बोलोगे 1/6, 16.66%। कंपनी ने दिया 20%, बट आपको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपको वो 200 रुपए कमाने के लिए आपने ज्यादा पैसे खर्चे थे। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रीमियम पे खरीदा था। समझ में? अगर आपने ये शेयर 8 रुपए में खरीदा होता तो 200 रुपए कमाई होती आपकी 800 रुपए पे, तो आपको डिविडेंड कितना बनता? 25% है। नहीं, इशू नहीं, क्या मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अब मान ले तेरी मेरी कंपनी है तो यही रेट होएगा। हाँ, बताता हूँ। उसका कोई मतलब नहीं होता, बकवास बात है, बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। क्या मतलब है बोनस शेयर का? मान ले तेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने कहा तू 100 शेयर और ले ऐश कर, तो उसकी वैल्यू तो 50 हो गई, फिर फायदा हुआ? बता। वो कुछ नहीं होता, वो क्या है, वो कुछ नहीं होता बेटा। मेरे को तो लगता है कुछ नहीं होता। प्रॉफिट कैसे कैपिटलाइज होगा? कुछ तो नहीं हो रहा। मैंने कहा मेरे पास 1 लाख शेयर हैं, मैंने कहा 2 लाख हो गए, मजे करो। मजे कर लो, क्या मजे आ रहे हैं? कोई मजे थोड़े आ रहे हैं। अब ये मुझे पता नहीं टेक्निकल जो आप बता रहे हो कैपिटलाइज करने का क्या मतलब है, बट ऑल प्रैक्टिकल पर्पस कुछ नहीं हो रहा, बकवास है। प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ क्यों। लेकिन उसका एक फायदा होता है लोगों को, मैं बताता हूँ क्या फायदा है, साइकोलॉजिकल फायदा है। आज मान लेते हैं कोई शेयर 100 रुपए का है, फेस वैल्यू 10 रुपए की, शेयर 100 रुपए का है। अब मार्केट में खबर फैल गई कि भैया डिविडेंड मिलेगा, वो बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा। मान लो 1:1 बोनस भी मिल गया, तो उस बोनस मिलेगा के चक्कर में जो ट्रेडर्स हैं वो उसका रेट बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। और हम जैसे जो नए लोग होते हैं बोले मोमेंटम स्टॉक है, खरीद लो। तो बस खरीद लिया और मार्केट गई नीचे, क्योंकि वो तो टूटना ही है, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ हुई नहीं भाई, उसका हिसाब किताब ही 100 रुपए का है। अब वो 200 का रातों रात थोड़ी ना बढ़ जाएगा। तो उसकी क्या रियल वैल्यू वापस 50 रुपए हो जाएगी। यानी 100 रुपए का शेयर था, मान लो आपने 50% या 100% बोनस इश्यू कर दिया, तो नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू आधी होगी। अब वो आपके पास एक शेयर जो है वो रेट गिर के कितना हो जाएगा? 50 रुपए। अब क्या है, जो नए नए इन्वेस्टर्स आते रहते हैं मार्केट में, वो सोचते हैं अरे ये तो 100 रुपए का था, 50 का हो रखा है, इतना सस्ता, खरीद लो। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो वापस वहीं 100 पे पहुंच जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल बैरियर की, तो 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए का तो पहुंचेगा ही ना धीरे धीरे। लेकिन हुआ क्या है, आपने उसकी शेयर की वैल्यू आधी कर दी। अब कमाई किसको हो गई? जो 50% का ओनर है उसकी इनकम डबल हो गई। तो कुछ दिन के लिए तो आधी हो गई, मतलब आधी मतलब
फीलिंग आधी हो गई, प्राइस आधी हो गई, लेकिन क्योंकि वैल्यू डबल होगी तो प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा। कुछ दिन के बाद वो प्राइस बढ़ बढ़ के वापस वहीं पहुंच जाएगी, तो उसको ये उसकी जो वर्थ है, नेट वर्थ जिसको हम बोलते हैं, वो डबल हो गई। तो ये सारी कहानी चलती है। तो ये है हमारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स। बोलिए, क्लियर है यहां तक? ओके, अब हम देखते हैं स्टॉक का क्या मतलब है। ये तो शेयर था ना, स्टॉक वैसे तो समझा दिया है मैंने, बट जब भी हम शब्द स्टॉक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? स्टॉक की। तो हमेशा इमेजिन करो ये एक कागज है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, जिसपे एक रेट लिखा होगा। It will also be called as, let us say, 5% stock at 102. This is the kind of phrase you will come across. Question में, एग्जाम में, बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा? 5% stock at 102. क्या मिलेगा? 5% stock at 102. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक कागज जो बाजार में 102 रुपए का मिल रहा है। एट का मतलब है बाजार में 102 का मिल रहा है। 5% स्टॉक का मतलब जिसके पास ये कागज है उसको 5 रुपए की कमाई होएगी। अब जब भी वो स्टॉक का इस्तेमाल करेगा, ये जरूर लिखेगा 5%, 7% लिखे। हो सकता है इसका इस्तेमाल क्वेश्चन को सॉल्व करने में हो, और हो सकता है इसका इस्तेमाल क्वेश्चन सॉल्व करने में ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो लिखेगा जरूर। और इसका मतलब ये है कि जिसके पास ये कागज है उसको 5 रुपए की कमाई होगी। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? 5% स्टॉक एट 102। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट। मान लेते हैं मैंने कहा 5% एट 105 और 6% एट 108, किसमें प्रॉफिट ज्यादा है? एक क्वेश्चन ये बनेगा, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट। दूसरा बोलेगा इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर ये शेयर लिया तो आपका आरओआई क्या है, इसमें आपका आरओआई क्या है। जिसमें आपका आरओआई ज्यादा होगा, यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या रेट ऑफ रिटर्न भी कहीं कहीं बोला जाता है, आरओआर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जिसमें आपकी ज्यादा कमाई हो रही है वो आपके लिए बेटर इन्वेस्टमेंट है। अब बताओ किसमें ज्यादा कमाई हो रही है, कैसे पता चलेगा? देखिए, इस कागज पे कितने रुपए मिल रहे हैं अपने को? 5। उस 5 रुपए कमाने के लिए कितने खर्चने पड़ रहे हैं? 105। तो कंपेयर करने के लिए परसेंटेज होता है। अगर 100 रुपए लगाएंगे तो कितने कमाएंगे? इतने कमाएंगे। इस केस में कितनी कमाई हो रही है? इस 6 रुपए कमाने के लिए कितने चाहिए? परसेंटेज करने के लिए इंटू 100। कौन सा ज्यादा आएगा, ये या ये? पक्का? देखो 5 से 6 हो गया, 20% बढ़ेगा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 20% नहीं बढ़ा, ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी। नहीं तो डिवाइड करके देख लेना, आपका ही आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? नो, क्लियर है यहां तक? तो इतना ही टॉपिक, इतना ही है। आप क्वेश्चन करो 5। बिल्कुल हो गया टॉपिक, है ना? पता भी नहीं चला ना। अब क्वेश्चन करते हैं फिर पता चलेगा। हाँ जी बेटा, ऑनलाइन कुछ प्रॉब्लम? भव्या, इशिता, कुसुम एंड पारुल, एनी प्रॉब्लम्स? No, sir. No, Okay, I'm sir. sending some of these questions to you. I want you to solve them quickly. हाँ, ये बैग बुक कहाँ पैक कर रहे हो तुम सब? हेलो, हाँ जी सर। क्लास में उधर? हाँ जी, हाँ जी, ऊपर पड़ा था, 3 बार आया था। हाँ जी, सर। कहाँ से समझना है? ये 5% स्टॉक। देखो मैं ये कह रहा हूँ, जब भी स्टॉक वर्ड आएगा ना, तो वहां पे लिखा हुआ आएगा, मान लो 8% स्टॉक
एट 98 है मान लेते हैं। इस बात का ये मतलब है कि एक कागज है जिसकी वैसे कीमत 100 रुपए है, और जिसके पास भी एक कागज है उसको 8% की कमाई होनी है, लेकिन 8% हमेशा 100 रुपए का होगा तो हमेशा ही 8 रुपया हो जाएगा। जो परसेंटेज है वो हमेशा 100 का ही होना है, तो उतना रुपया मान लो। 8 रुपए कमा सकते हो, लेकिन ये कागज जो 100 रुपए का बाजार में कितने का मिल रहा है? 98 का। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इस कागज पे आपकी कमाई कितनी है, तो आपकी कमाई 8 रुपए है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी है? 98। कमाई हमेशा परसेंटेज में होती है, तो इंटू 100 करना पड़ेगा, परसेंट ये आएगा। ये रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं इसको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अब कोई पूछ सकता है आपसे 8% 98 पे बेटर है या 10% जो स्टॉक है वो 105 पे बेटर है मान लो। तो आपको ये देखना पड़ेगा इसमें 10 रुपए की कमाई हो रही है 105 पे लगा के, और यहाँ पे 8 रुपए की कमाई हो रही है 98 लगा के, तो बस आंसर आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। Okay, I'm sending you some of these questions. I want you to just quickly try it.